हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए अभ्यास प्रश्न पत्र सेट बी, विषय है सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10th। इसमें हम आपके सोशल साइंस क्लास 10th 2 अंक वाले, 3 अंक वाले एवं 4 अंक वाले प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आए। बहुत ही सरल भाषा में मैंने इस सॉल्यूशन को बनाने का प्रयास किया है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें आपका 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 22 तक इसमें सभी प्रश्नों के अथवा सहित उत्तर दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न एवं आंसर। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपका अभ्यास प्रश्न पत्रों में से ही पेपर आने की संभावना है। तो आपको इनको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10। अब देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन था आपका 6वें नंबर का। जो 6वें नंबर पर क्वेश्चन दिया था, जैव और अजैव संसाधन किसे कहते हैं। तो इसमें जैव संसाधन देख लेते हैं। दोनों की परिभाषा लिखना है इसमें, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो पहले हम जैव संसाधनों की परिभाषा लिखते हैं। वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। तो आपको एक लाइन में ये परिभाषा लिखना है। वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है या पाया जाता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है, जैसे मनुष्य है, वनस्पति जात मानी सभी प्रकार के पेड़ पौधे, प्राणी जात, मत्स्य जीवन यानी मछली पालन और पशुधन आदि, ठीक है। ये तो हो गई किसकी परिभाषा, जैव संसाधन की। अब लेते हैं हम अजैव संसाधन की। इसकी परिभाषा है वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। यानी इन वस्तुओं में जीवन नहीं पाया जाता है। तो इसकी एक लाइन में परिभाषा लिखेंगे, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। इसके उदाहरण लिख लेते हैं। धातुएं और चट्टानें, इनमें जीवन व्याप्त नहीं होता है। अब इसका 6 नंबर का अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, नीचे वाला। तो अथवा का प्रश्न था आपका, सतत पोषणी विकास का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर देखिए, सतत पोषणी विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 7 का लेते हैं। मृदा अपरदन किसे कहते हैं। ये सभी प्रश्न 2-2 अंक के हैं। इसके प्रश्न के सम्मुख मैंने अंक इसमें अंकित किए हैं। तो इसमें देखिए, मृदा अपरदन की परिभाषा क्या है, सीधी एक लाइन में परिभाषा। उत्तर देखिए, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन कहते हैं, ठीक है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। अब इसके अथवा वाला 7 का अथवा वाला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिया है। तो इसमें 7 का अथवा है आपका, भूमि निम्नीकरण की समस्या को दूर करने के 2 उपाय लिखना है, लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, 2 उपाय निम्न है। तो क्या करना चाहिए भूमि निम्नीकरण की समस्या को दूर करने के लिए। सबसे इसमें पहला पॉइंट है, वन रोपण यानी वृक्ष लगाना चाहिए। चरागाहों का उचित प्रबंधन करना चाहिए। दूसरा है, पशु चारण पर नियंत्रण करना चाहिए। तीसरा है, खनन कार्य पर नियंत्रण करना चाहिए। यानी कि पहला क्या है, इसमें वृक्ष लगाना चाहिए और चरागाहों का उचित प्रबंधन करना चाहिए। दूसरा है, पशुचारण पर क्या, नियंत्रण करना चाहिए। तीसरा है, खनन कार्य पर नियंत्रण करना चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं 8वां। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की मुख्य खाद्य फसल का नाम लिखते हुए उसके उत्पादन क्षेत्र लिखिए। ये भी 2 अंक का है। तो इसमें देखिए, खाद्य फसलें क्या होती हैं जिनको हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर देखिए, भारत की मुख्य खाद्य फसलें हैं चावल। सबसे ज़्यादा भारत में
कौन सी खाद्य फसल है? चावल। सबसे ज़्यादा इसको चावल को खाया जाता है। फिर इसके बाद में गेहूँ है, ज्वार बाजरा है। ठीक है, तो एक तरफ दिया है खाद्य फसल का नाम और दूसरी तरफ दिया है उत्पादन क्षेत्र, यानी कौन से राज्य में सबसे अधिक कौन सी फसल होती है। तो पहले लेते हैं हम चावल। चावल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल राज्य में। दूसरा है गेहूँ। गेहूँ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। तीसरा है ज्वार। ज्वार सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होती है। फिर है बाजरा। बाजरा सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। तो सबसे ज़्यादा चावल भारत में खाद्य फसल के रूप में उपयोग करते हैं। दूसरे नंबर पर गेहूँ का खाद्य फसल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 8 का अथवा। ये आपका अथवा है 8 का। ठीक है, इसका नीचे आंसर दिया है, क्वेश्चन दिया है, आंसर दिया है। इसका देखिए क्वेश्चन, गहन जीविका कृषि से क्या तात्पर्य है, या गहन जीविका कृषि किसे कहते हैं। ठीक है, गहन जीविका कृषि से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर देखिए, गहन जीविका कृषि, कृषि माने क्या होता है? खेती। उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि यानी जमीन पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है। खेती माने क्या होता है? कृषि या खेती की बात है, जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक उर्वरकों, उर्वरक माने क्या होता है? खाद, यानी कि जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मतलब फसल अधिक पैदावार हो, इसके लिए क्या करते हैं? जैव रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है और अधिक सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो गहन जीविका कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा की जाती है जी गहन जीविका खेती पंजाब और हरियाणा में। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2 अंक का है आपका। तो इसमें देखिए, इसका आंसर देखिए, उत्तर देखिए यहाँ से, वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। ठीक है, या आप लिखेंगे वे उद्योग जिन पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या हो जाएगी? वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लोहा इस्पात उद्योग, ठीक है, प्रगलन उद्योग और एल्युमिनियम उद्योग। अगला क्वेश्चन है इसका अथवा वाला 8 का 9 का सॉरी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के कोई 2 योगदान लिखिए। कोई 2 योगदान लिखना है आपको। तो इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है, इसका आंसर देखिए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के 2 योगदान, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के 2 योगदान निम्न है। ठीक है, पहला योगदान क्या है? उद्योगों से उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। दूसरा क्या है? जीवन स्तर में उन्नत होता है। ठीक है, अगला है इसमें रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है तथा मानव संसाधन पुष्ट होते हैं। और अगला है डी पॉइंट, इसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान 17% है। ठीक है, तो इनमें से कोई 2 पॉइंट आपको लिख देना है। जीवन स्तर में वृद्धि होती है या सुधार होता है। ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं रोजगार में वृद्धि होती है। कुछ भी आपको जो अच्छे से याद हो जाए उसी को पॉइंटों को आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, डिजिटल भारत क्या है, समझाइए। ये भी 2 अंक का है। तो इसका आंसर देखिए, डिजिटल भारत ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? डिजिटल भारत ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल क्या है? कार्यक्रम है।
ठीक है, इतना ही लिखना है। फिर इसका अथवा 10 का अथवा लेते हैं। 10 का अथवा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है परीक्षा में आपका। अगला है सड़क परिवहन की दो महत्व या विशेषताएं लिखिए, यानी सड़क परिवहन के दो महत्व या दो विशेषताएं आपको लिखना है। ठीक है, सड़क परिवहन आप जानते ही हैं। उत्तर है इसका सड़क परिवहन के दो महत्व या विशेषताएं। पहला पॉइंट है इसमें, सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा कैसा है, सुविधाजनक है। ठीक है, सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा सुविधाजनक है। दूसरा है, सड़कें ऊबड़ खाबड़ वाले स्थानों पर आसानी से बनाई जा सकती हैं, यानी जहाँ पर पहाड़ होते हैं या नीची ऊंची जगह होती है वहाँ पर भी सड़कों का निर्माण आराम से किया जा सकता है। अगला पॉइंट है इसमें, सड़कों का निर्माण माने क्या होता है, बनाना, वह लागत कम होती है, यानी कि निर्माण जल्दी हो जाता है और लागत भी इसमें कम लगती है। तो इसमें कोई आपको सड़क के दो महत्व लिखना है, या विशेषताएं एक ही बात है, सड़क महत्व और विशेषताएं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य राजमार्ग किसे कहते हैं, यानी राज्य माने क्या हो गया, स्टेट माने राज्य, और हाईवेज माने क्या होता है, राजमार्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। ये क्या करती हैं, कौन सी सड़कें होती हैं, राज्यों की राजधानियों को कैसे जोड़ती हैं, ये जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। ठीक है, जो राज्य की राजधानी होती हैं उनको कैसे जोड़ती हैं, ये जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। और इसका निर्माण कौन करता है, यानी बना कौन बनाता है इनको, निर्माण व रखरखाव सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग, सार्वजनिक विभाग। ठीक है, सार्वजनिक निर्माण विभाग, या आप लिख सकते हैं इंग्लिश में PWD के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, या आप सीधे लिख सकते हैं, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कों को राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। राज्य माने क्या होता है, स्टेट माने राज्य। ठीक है, जिनका रखरखाव कौन करता है, बनाता कौन है उसमें, PWD। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भारत में 3 प्रकार की सड़कें हैं। एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, ये आ गया राष्ट्रीय राजमार्ग, और एक होती है राज्य राजमार्ग, और तीसरी स्तर की वो होती है सड़कें जिला मार्ग। ठीक है, तो इसमें दूसरा क्वेश्चन है इसमें अथवा का। ये भी दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इनमें से एक क्वेश्चन निश्चित आ सकता है परीक्षा में। ठीक है, इसमें देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं, यानी नेशनल माने क्या हो गया, राष्ट्रीय हो गया, और हाईवेज माने क्या हो गया, राजमार्ग हो गया। तो इसका आंसर देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये क्या करते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, ये देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ठीक है, यह प्राथमिक सड़क तंत्र हैं जिनका निर्माण व रखरखाव कौन करता है, जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD के अधिकार क्षेत्र में है। तो इसमें आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के क्या करते हैं, दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं, यानी दूर के जो भाग होते हैं उनके लिए सड़कें बनाई जाती हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, यदि आप इसको भूल जाते हैं तो आपको लिखना है CPWD के अधिकार क्षेत्र में, यानी कि निर्माण और रखरखाव कौन करता है, CPWD करती है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं, आयात शुल्क किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी 2 अंक का है आपका, अभी आपके 2 अंक के ही प्रश्न चल रहे हैं। इसका आंसर देखिए, किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों या वस्तुओं, एक ही बात है, यानी कोई दूसरे देश से हम कोई वस्तु को मंगाते हैं, वस्तुओं पर वसूल किया जाने वाला शुल्क आयात शुल्क कहलाता है। यानी कोई दूसरे अन्य देश से हमने कोई वस्तु मंगाई और उस पर कर लगाया या टैक्स लगाया, उसको ही हम क्या कहते हैं, आयात शुल्क कहते हैं। यानी किसी दूसरे देश से आने वाली वस्तुओं पर वसूल किया जाने वाला शुल्क को क्या कहते हैं, आयात शुल्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका
गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए, 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़क निर्माण परियोजना में काम करने के लिए दूर दूर देशों तक ले जाया जाता था, जिन्हें गिरमिटिया या अनुबंधित या अनुबंधित एग्रीमेंट मजदूर कहते थे। यानी इन मजदूरों को दूसरे देशों में दूर दूर तक किसके लिए ले जाया जाता था? बागानों में काम करने के लिए, खदानों में काम करने के लिए, सड़क निर्माण बनाने के लिए। 19वीं सदी की बात है जी। किस सदी की है और कहाँ से ले जाया जाता है? भारत और चीन से लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़क निर्माण परियोजना में काम करने के लिए दूर दूर देशों से ले जाया जाता था, जिन्हें गिरमिटिया या अनुबंधित या एग्रीमेंट या एंड कहा जाता था। ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन 13 नंबर का, जॉबर कौन थे? तो ये भी 2 नंबर का है आपका। तो इनको जॉबर क्या है? जॉबर जिन्हें अलग अलग इलाकों में सरदार, कहीं इनको सरदार या मिस्त्री आदि भी कहते थे। जॉबर को कहीं जॉबर कहते थे, कहीं सरदार कहते थे, कहीं मिस्त्री कहा जाता था। ठीक है। अलग अलग स्थानों पर इनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। अब इसके बाद में 13 का अथवा लेते हैं। जी है 13 का अथवा। ठीक है। ईटी पॉल कौन था? ठीक है। तो उत्तर देखिए, ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 किस सन में 1900 ईस्वी में संगीत की एक किताब प्रकाशित की। ठीक है। ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की, जिसकी जिल्द पर, जिल्द माने क्या होता है? ऊपर का कवर पेज, नई सदी का उदय, और उसके ऊपर इंग्लिश में लिखा था नई सदी का उदय, इसको कहते हैं डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र छपा था। यानी जिसके जो कवर पेज था, ऊपर वाला पृष्ठ था, उस पर लिखा था नई सदी का उदय। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी, जिसकी जिल्द पर नई सदी का उदय, डॉन ऑफ द सेंचुरी, इसको आप भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं नई सदी का उदय नामक चित्र छपा था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छे क्वेश्चन है इसमें सभी। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का, पंचांग किसे कहते हैं? तो पंचांग क्या होता है? चांद, सूरज की गति, ज्वार भाटे के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियां देने वाला वार्षिक प्रकाशन पंचांग कहलाता है। ठीक है। इससे क्या, चांद, सूरज की गति और ज्वार भाटे का समय कब आएगा, ज्वार भाटा कब आएगा, और लोगों की दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारी इसमें पंचांग में होती हैं। जानकारी देने वाला वार्षिक प्रकाशन पंचांग कहलाता है। अब इसके अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। पांडुलिपियाँ क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पांडुलिपियाँ क्या होती थी? जब उस समय क्या है, हमारी किताबें यानी कि कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है। ये पांडुलिपियाँ क्या हैं? तो ये उत्तर देखिए यहाँ से, पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज़ पर नकल करके बनाई जाती थी। यानी पहले क्या है, जब कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, उससे पहले ताड़ एक वृक्ष का नाम है। ठीक है, पेड़ का नाम है। पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज़, हाथ से बनाते थे कागज़ पर से बने कागज़ पर नकल करके बनाई जाती हैं। फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से तख्तियों की जिल्द में सिलकर बांध दिया जाता था। फिर उनको क्या है, ऊपर से उनको उम्र बढ़ाने के लिए तख्तियों की जिल्द में सिलकर बांध दिया जाता था। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का, चैप बुक से क्या आशय है? तो इसको पॉकेट बुक की कहते हैं। पॉकेट माने जेब होती है। ठीक है, पॉकेट बुक के आकार की माने छोटी किताब थी जो अपनी जेब में बन जाती थी। पॉकेट बुक के आकार की किताब के लिए चैप बुक शब्द का प्रयोग किया जाता था। यानी इसका आकार कैसा था? पॉकेट के आकार का था। ठीक है, यानी इस किताब को आराम से आदमी अपनी जेब में रख सकता था।
पॉकेट बुक के आकार की किताबों के लिए चैप बुक शब्द का प्रयोग किया जाता था। इन्हें आमतौर पर क्या फेरी वाले बेचते थे। फेरी वाले क्या होते हैं, जो गली गली में वस्तुओं को बेचते रहते हैं। यह 16वीं शताब्दी की मुद्रण क्रांति के समय लोकप्रिय हुई। लोकप्रिय माने सब लोक माने लोगों को प्यारी। ठीक है, किस सदी की बात है, 16वीं शताब्दी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निरंकुशवाद से क्या आशय है। तो इसका आंसर देखिए, निरंकुशवाद राजकाज की ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो और उस पर कानूनी पाबंदी लगी ही ना तो उसके कानूनी पाबंदी लगी और ना संवैधानिक। ठीक है, तो इसका अर्थ यही हो गया, निरंकुशवाद राजकाज की ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो और उस पर ना तो कानूनी पाबंदी लगी हो ना संवैधानिक। अब इसके बाद में अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवा क्षेत्र से क्षेत्रक या तृतीय क्षेत्रक, कैसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। यानी सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं या तृतीय क्षेत्रक किसे कहते हैं। यानी सेवा क्षेत्र को ही तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो इसमें आंसर देखिए इसका, तृतीय क्षेत्र डाल लो या सेवा क्षेत्र डाल लो, दोनों एक ही बात है। यानी तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो ये गतिविधियाँ क्या करती हैं, ये गतिविधियाँ प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। इतना लिखना है बस एक लाइन में आपको आंसर। ये गतिविधियाँ प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में क्या करती हैं, मदद करती हैं। जैसे कोई किसान के या कोई मान के चलो फसल हुई, ठीक है, तो वो उसको बेचने के लिए कैसे ले जाएगा, वाहन से ले जाएगा। तो वाहन किस क्षेत्र में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। परिवहन के साधन जितने भी हैं वो सभी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। इसमें देखिए पूरी लिस्ट दी है इसमें, इसको हम देखते हैं तृतीय क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो एक गतिविधियाँ क्या करती हैं, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। कौन कौन से उदाहरण इसके, शिक्षक है, डॉक्टर है, नाई, धोबी, परिवहन, ठीक है, बैंक, संचार, एटीएम, कॉल सेंटर, दर्जी, सॉफ्टवेयर कंपनी आदि। तो इनमें से कोई आपको एक दो तीन लिख लेना है बस। ठीक है, ये गतिविधियाँ क्या है, तृतीय क्षेत्र है, सभी सेवा क्षेत्र के उदाहरण है जी, या तृतीय क्षेत्र के उदाहरण है। अब इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है। तो उत्तर देखिए इसमें, मनरेगा के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई। यानी कि मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने कितने दिन की, 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई। और मनरेगा का पूरा नाम क्या है, मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में ये लागू हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या है, 365 दिन में 100 दिन की रोजगार की गारंटी लोगों को दी गई। कौन से क्षेत्रों के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते थे। ठीक है, मनरेगा के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का, व्यापार अवरोधक क्या है। ये भी 2 अंक का है आपका। तो इसका आंसर देखिए, सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध। प्रतिबंध माने क्या होता है, रोक। सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध या रोक लगाने की प्रक्रिया को व्यापार अवरोधक कहते हैं। ठीक है, प्रतिबंध या रोक क्या है, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां से आप क्या समझते हैं। ये अथवा वाला क्वेश्चन है इसका। तो इसका आंसर देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हुआ है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती हैं। या आप लिख सकते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे हैं जो एक से अधिक देशों में क्या करती हैं, व्यापार करती हैं। ठीक है, कई देशों में व्यापार करती हैं, तो इसको ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय माने बहुत से देशों में। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, बहुत से देशों में क्या करती हैं, व्यापार करती हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपके
17 नंबर तक आप 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे, अब आपके 18 नंबर से 3-3 नंबर के प्रश्न है। जैव विविधता किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए सरल है बिल्कुल, पृथ्वी पर विभिन्न तरह के जीवों, ठीक है, यानी सभी प्रकार के प्राणी, जैसे इसमें मनुष्य भी शामिल है, पशु है, वनस्पति है, सभी है। प्राणी जात एवं वनस्पति जात का पाया जाना क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। तो ये आप सीधे लिखना है, एक लाइन में परिभाषा जैव विविधता की, पृथ्वी पर विभिन्न तरह के जीवों, प्राणी जात या वनस्पति जात। इसको आप अगर भूल भी जाते हैं तो क्या लिखना है आपको? पृथ्वी पर विभिन्न तरह के जीवों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। ये आपको यदि ये याद रहे तो ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको कोष्ठक में बंद करके। यानी प्राणी जात क्या होते हैं? सभी प्रकार के प्राणी, जीव जंतु, और वनस्पति क्या होता है? सभी प्रकार के पेड़ पौधे। अब इसमें मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम मात्र क्या है? हिस्सा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, अथवा वाला 18 नंबर का, ये भी 3 नंबर का है। तो भारत के वनों को कितने भागों में बांटा गया है? ये पूछा गया है। भारत के वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, समझाइए। तो इसका आंसर देखिए, भारत के वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। और भारत के कुल क्षेत्रफल पर वनों का प्रतिशत कितना है? 24.56 है। ये भी पूछा जा सकता है OT में, या इनका पूछा जा सकता है भारत में वनों का क्षेत्रफल कितना है। तो क्या लिखोगे आप? 24.56 है। अब इसमें पहला वन है, इसमें आरक्षित वन, इसका कितना है जी? 12.4% पर है। रक्षित वन है, ये 9.26 है। तीसरा है अवर्गीकृत वन, ये 0.15% है। तो भारत के वनों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, ठीक है। आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संघीय शासन व्यवस्था क्या है? ये भी 3 अंक का है। तो इसका आंसर देखिए, संघात्मक शासन या 3 विशेषताएं, ठीक है। या ऐसे भी पूछा जाता है संघीय शासन किसे कहते हैं? ये संघीय शासन की 3 विशेषताएं लिखी हैं, तो आपको यही पॉइंट लिखना है। तो पहला पॉइंट है इसमें, यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। 2 या अधिक स्तरों वाली से मतलब क्या होता है? राज्य सरकार भी होती है, केंद्र सरकार भी होती है, और इसके अलावा एक तीसरा भारत में केंद्र सरकार है एक तो, और दूसरी अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, और तीसरे स्तर की सरकार है स्थानीय प्रशासन, जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र में काम करती है और शहरी क्षेत्र में काम करती है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में काम करती है ग्राम पंचायत, और शहरी क्षेत्र में नगर पालिका और नगर निगम होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले यहाँ सरकारें 2 या अधिक स्तरों वाली होती हैं, यानी अपने देश में, भारत देश में केंद्र सरकार है, इसके अलावा राज्य सरकार है, और इसके अलावा एक स्तर की सरकार क्या है? स्थानीय प्रशासन है। दूसरा पॉइंट है इसमें, अलग अलग स्तरों की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूल करने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अगला पॉइंट है इसमें, संविधान के मौलिक अधिकारों, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। यानी संविधान में जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, उसको किसी एक स्तर की सरकार अकेले ही नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं, ठीक है। इसके लिए सहमति दोनों सरकारों की होगी, तभी ये बदलाव इसमें हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर का, अथवा वाला। ये 19 का अथवा है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन है आपका, केंद्र और राज्यों में सत्ता के विभाजन कैसे हुआ, समझाइए। तो देखिए, केंद्र और राज्यों में सत्ता का विभाजन, पहला है इसमें संघ सूची। संघ सूची क्या होती है? केंद्रीय सूची भी बोलते हैं हम इसको। तो इनमें कौन कौन से विषय आते हैं हमारे? प्रतिरक्षा आता है, विदेशी मामले आते हैं, बैंकिंग आता है, संचार आता है, मुद्रा आती है। इस प्रकार के ये सभी मामले किस में आते हैं? संघ सूची में आते हैं, ठीक है।
राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं जी। अब इनमें जो केंद्र सूची होती है या संघ सूची होती है, देखिए यहाँ पर एक लाइन में लिखा है मैंने, संघ सूची में वर्णित, यानी जे वर्णित विषय दिए हैं, विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। यानी इन विषयों पर केवल कौन सरकार कानून बना सकती है? केवल केंद्र सरकार बना सकती है। ठीक है, तो इसमें इसका आप सीधे लिख सकते हैं कि संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। इसके 2-3 उदाहरण लिख देना। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले हैं, बैंकिंग है, संचार है, मुद्रा यानी रुपया, पैसा। ठीक है, संचार माने क्या होता है? जिससे हमें खबरें मिलती हैं। बैंक क्या होता है? हमें बैंक से पैसे जमा करते हैं, उसमें निकालते हैं, हमारी उसको रुपया को ही सुरक्षित रखता है। तो इसमें क्या लिखेंगे आप? यानी संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको है? केंद्र सरकार को है। और इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा आदि राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। अब लेते हैं हम दूसरा पॉइंट है आपका राज्य सूची। राज्य सूची क्या है? राज्य में होती है, हर एक राज्य में अलग अलग राज्य सूची। तो इसमें क्या कौन कौन से विषय आते हैं? पुलिस आती है, व्यापार आता है, वाणिज्य आती है, कृषि आती है, सिंचाई और प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय आते हैं। ठीक है, तो राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। यानी जो राज्य सूची होती है, इसमें आप सीधी लिख सकते हैं, राज्य सूची होती है, उसमें कानून बनाने का अधिकार किसको है? केवल राज्य सरकार को है। ठीक है, इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? ये आपको 2-3 उदाहरण लिख देना है। व्यापार है, पुलिस है, वाणिज्य है, कृषि है, कृषि माने खेती, सिंचाई और प्रांत माने क्या होता है? राज्य। और स्थानीय महत्व के विषय आते हैं। स्थानीय माने स्थानीय, तो उसमें आप सीधे लिख सकते हैं राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को है। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होती है? इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? शिक्षा आती है, वन आता है, मजदूर संघ आता है, विवाह आता है, गोद लेना आता है, उत्तराधिकारी जैसे विषय आते हैं। तो ये सभी किस में आते हैं? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में कानून कौन बना सकता है? दोनों बना सकते हैं, राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी। तो यही लिखा है, देखिए, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकारें की साझा दिलचस्पी में आते हैं। समवर्ती सूची विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही है। यानी इसमें राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार। किन किन विषयों में? शिक्षा पे, मजदूर संघ पे, विवाह पे, गोद लेना और उत्तराधिकारी चुनना। यानी इसमें दोनों ही सरकार, राज्य सरकार भी बना सकती है कानून और केंद्र सरकार। लेकिन जब दोनों के कानूनों में क्या टकराव हो जाए, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया ही कानून मान्य होता है। तो इसमें देखिए, इसकी सीधी आप परिभाषा लिख सकते हैं। इसको आप भूल जाएंगे जब आप परीक्षा देंगे, तब इसको आपको याद नहीं रहेगा। तो क्या लिखेंगे आप? सीधा राज्य समवर्ती सूची। इसमें डाल लेना, इतनी हेडिंग डाल गई आपको। इसमें लिखना है समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से लिख देना लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गई कानून ही मान्य होता है। तो ये था बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको आपको याद रखना है। इसमें कौन कौन से शिक्षा आती है, वन आता है, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकारी चुनना जैसे विषय आते हैं इसमें। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्व सहायता समूह किन चीज़ों के लिए ऋण देता है? या ऋण माने क्या होता है? पैसा उधार देना। ठीक है, स्वयं सहायता समूह में अधिकतम कितने? 20 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 15 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, लेकिन 20 से अधिक नहीं हो सकते। अब इसमें इसके कार्य क्या है, क्या क्या किन किन चीज़ों के लिए ये ऋण देता है? यानी उधार पैसा देता है। ऋण हम बैंक से लेते हैं, लोन लेते हैं, उसी को हम ऋण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए किस किस के लिए देता है? स्वयं सहायता समूह निम्नलिखित चीज़ों के लिए ऋण देता है। ऋण माने क्या होता है? लोन या उधार देना। पहला है इसमें कार्यशील पूंजी की ज़रूरतें,
यानी कार्यशील पूंजी खरीदने के लिए पैसे देता है। इसमें बीज, किसान बीज ले सकता है, खाद ले सकता है, बांस और कपड़े खरीदने के लिए, ठीक है। ये तो हो गया कार्यशील पूंजी, पूंजी की ज़रूरतों के लिए। घर बनाने के लिए देता है, यानी घर भी बना सकते हैं लोग, जो गरीब लोग हैं वो इसके लोन लेके अपने घर का निर्माण कर सकते हैं। अगला इसमें सिलाई की मशीन के लिए देता है, यानी कि जो छोटी महिलाएं हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, वो इनसे क्या है सिलाई की मशीन खरीदने के लिए ऋण ले सकती हैं। अगला पशु खरीदने के लिए, यानी पशुपालन के लिए भी इससे ऋण मिलता है। संपत्ति खरीदने के लिए, माने कोई घर खरीद रहा है या कोई ज़मीन खरीद रहा है, उसके लिए भी ये ऋण देता है। और गिरवी ज़मीन छुड़वाने के लिए, यानी किसी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति की कोई ज़मीन वगैरह गिरवी रखी है तो उसके लिए भी ये लोन लेता है, जिससे कि वह अपनी ज़मीन को उठा ले और अपनी ज़मीन अपने पास, उसके पास आ जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है बस। 3 नंबर का ये 3 पॉइंट, इनमें से कितने दिए? 6 दिए हैं, तो 6 में से कोई 3 आपको लिखना है। घर बनाने के लिए, सिलाई मशीन के लिए, पशुपालन के लिए, संपत्ति खरीदने के लिए, कुछ भी लिख सकते हैं। कार्यशील पूंजी की ज़रूरतों के लिए। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं, अथवा वाला है जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण में कोई 3 अंतर लिखिए। तो कोई 3 अंतर आपको बताना है। औपचारिक क्षेत्रक होते हैं एक, तो इनसे हम क्या करते हैं? ऋण लेते हैं, यानी पैसा उधार लेते हैं। और एक होते हैं अनौपचारिक क्षेत्रक, इनसे भी हम पैसा लेते हैं। तो देखिए इसमें औपचारिक क्षेत्र में कौन कौन सी आती हैं और अनौपचारिक क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले औपचारिक क्षेत्र देख लेते हैं। औपचारिक क्षेत्र, ठीक है। नंबर 1 औपचारिक, पॉइंट नंबर 1, औपचारिक क्षेत्रक में बैंक और सहकारी समितियाँ आती हैं। यानी इसमें कौन आता है? बैंक आती हैं और सहकारी समितियाँ आती हैं, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। औपचारिक क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें भी आती हैं? बैंक आती हैं और सहकारी समितियाँ आती हैं, ठीक है। दूसरा है, यहाँ से हम औपचारिक क्षेत्र से ऋण लेते हैं या लोन लेते हैं, पैसा उधार लेते हैं, तो ऋण पर क्या ब्याज कम लगता है, यानी ब्याज की दर कम होती है ऋण पर। यानी लोन जो ऋण लेते हैं हम, पैसा उधार लेते हैं, उस पर ब्याज की दर कम होती है। तीसरा है इसमें औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर भारतीय रिजर्व बैंक नज़र रखता है, ठीक है। औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर जो कार्य करता है औपचारिक क्षेत्र, उसके कार्य प्रणाली पर कौन? भारतीय रिजर्व बैंक नज़र रखता है। भारतीय रिजर्व, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। तो ये क्या है? सबसे बड़ा बैंक है और जो करेंसी नोट जारी करता है, यानी नोट छापता है, आरबीआई। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। अब इसके बाद में अनौपचारिक स्रोत क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। तो अनौपचारिक स्रोत क्या होते हैं? अनौपचारिक स्रोत जब में साहूकार आते हैं, कभी कभी हम साहूकार से पैसा लेते हैं, व्यापारी या मालिक से लेते हैं, रिश्तेदार से लेते हैं और दोस्त से लेते हैं। यानी कभी हमें पैसों की आवश्यकता हो ही जाती है। जब हम पे पैसा नहीं होता है तो हम साहूकार से भी ले सकते हैं पैसा, और व्यापार या मालिक से ले सकते हैं, रिश्तेदार या दोस्त से मांग सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? ये तो हो गया, इसमें ये आते हैं। और अनौपचारिक क्षेत्र में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त आते हैं, ठीक है। अब इसमें ऋण पर ब्याज की दर क्या अधिक देना पड़ती है, यानी जो ब्याज हम ऋण लेते हैं उस पर ब्याज हमें अधिक ज़्यादा देना पड़ता है। अगला इसमें अनौपचारिक क्षेत्र की गतिविधियों की देख रेख करने वाली कोई संस्था नहीं है, यानी ये मनमानी तरीके से अपना काम करते हैं, इसलिए इस पर क्या है, हम पैसा हमें ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या 3 चीज़ें लिखेंगे। इसमें साहूकार, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त आते हैं और इस पर ब्याज की दर अधिक होती है। और अनौपचारिक क्षेत्र की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। बस इतना लिखना है आपको। अब अगला है आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन। ये 4 नंबर का है आपका। तो इसमें आपके देखिए 2 नंबर के प्रश्न आपके 12 आएंगे, 3 नंबर के प्रश्न आपके 3 आएंगे और 4 नंबर के प्रश्न आपके 4 आना है, और बाद बाकी 30 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। ऐसे आपका प्रश्न पत्र रहेगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर का,
असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण या उद्देश्य। कारण या उद्देश्य एक ही बात है, कुछ समझाइए। तो इसमें असहयोग आंदोलन के 4 कारण निम्न है। पहला है इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध, दूसरा है इसमें रॉलेट एक्ट का विरोध, तीसरा है इसमें ब्रिटिश सरकार की वादा खिलाफी का विरोध, चौथा है इसमें स्वराज की प्राप्ति। ठीक है, तो इसमें ये पॉइंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण लिखिए, किस कारण से असहयोग आंदोलन चलाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध, रॉलेट एक्ट का विरोध, ब्रिटिश सरकार द्वारा वादा खिलाफी का विरोध और स्वराज की प्राप्ति। अब इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन लेते हैं नीचे। ये सभी क्वेश्चन इसमें 20 सेट में बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इनको सभी को याद करना अच्छे से। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें लिखा है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें क्या हुआ था, जब 13 अप्रैल का दिन था, उसमें 1919 की बात है। ठीक है, स्थान का नाम है अमृतसर। ठीक है, कि जलियांवाला बाग, वहाँ पर एक बाग था, में लोग सालाना बैसाखी का मेला देखने के लिए जलियांवाले बाग में एकत्रित हुए थे। यानी कि सीधी सीधी इसको स्टोरी बनाना है आपको। यानी 13 अप्रैल की बात है, अमृतसर, स्थान का नाम अमृतसर, वहाँ पर एक जलियांवाला बाग होगा। ठीक है, लोग किसके लिए एकत्रित हुए थे, वहाँ पर बैसाखी का मेला लगता है, उसको देखने के लिए मेले में एकत्रित हुए, यानी इकट्ठे हुए थे। तो किस तारीख को, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर जलियांवाला बाग में, और क्या था उस दिन, बैसाखी का मेला देखने के लिए लोग एकत्रित हुए थे। एकत्रित माने क्या होता है, जलियांवाले बाग में इकट्ठे हुए थे। तो इतना तो याद रखेगा आपको। आगे देखिए, काफ़ी लोग सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए, और कुछ लोग सरकार द्वारा जो कानून बनाए गए थे, दमनकारी कानून बनाए गए थे, उसका विरोध प्रकट करने के लिए वहाँ पर एकत्रित हुए। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि कुछ लोग यहाँ मेला देखने के लिए एकत्रित हुए बैसाखी का, और कुछ लोग सरकार के द्वारा बनाए गए कानून का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए। कहाँ हुए थे, जलियांवाले बाग में। और जलियांवाला बाग कहाँ पर है, अमृतसर में। तारीख कौन सी थी उसमें, 13 अप्रैल 1919 थी। ठीक है, आगे देखिए, यह मैदान चारों तरफ से बंद था। यानी यह मैदान चारों तरफ से क्या था, बंद था। शहर के बाहर होने के कारण, यानी शहर से ये बाहर था, लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। अब देखिए क्या होता है, वहाँ पर जनरल डायर आता है हथियारबंद सैनिकों के साथ। ठीक है, सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचा, और आते ही उसने मैदान से बाहर निकलने वाले सारे दरवाजे बंद कर दिए, दरवाज़ों को बंद कर दिया। फिर क्या होता है, जनरल डायर वहाँ पहुँचता है, यहाँ पर जलियांवाले बाग में, और वहाँ पे जो जलियांवाला बाग के जो गेट थे, बाहर से जाने वाले गेट थे, उनको सारे दरवाज़ों को उसने बंद करवा दिया अपने सैनिकों पर। ठीक है, और इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर, वहाँ पर जो भीड़ इकट्ठी हुई थी लोग मेला देखने के लिए, कुछ लोग सरकार द्वारा दमनकारी कानून का विरोध करने के लिए अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। सैकड़ों लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। तो इसमें स्टोरी बनाना है आपको, ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है ज़्यादा, इसमें आपको सोच समझ के लिख लेना है। जैसे मैंने बताई, आप उसको लिखेंगे तो आराम से इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। यानी तारीख कौन सी थी, 13 अप्रैल 1919, जगह स्थान का नाम अमृतसर था, बाग का नाम क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहाँ पर लोग बैसाखी का मेला देखने के लिए इकट्ठे हुए थे, कुछ लोग सरकार के द्वारा बनाए गए कानून का विरोध करने के लिए। फिर क्या होता है, मैदान चारों तरफ से बंद था, शहर के बाहर होने के कारण लोगों को पता नहीं था यहाँ मार्शल लॉ लागू हो चुका है। फिर जनरल डायल वहाँ पर आता है अपने हथियारबंद सैनिकों के साथ, और जो जलियांवाले बाग के जो दरवाजे थे उसको उसने चारों बंद करवा लिया, और उसके बाद में अपने सिपाहियों को आदेश दिया और भीड़ पर अंदर गोलियां चलाई, और उससे कई लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए।
अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य लिखिए। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका। ये भी इनपुट, क्या करते हैं राजनीतिक दल? जो राजनीतिक दल होते हैं, आपने कई और राजनीतिक दलों के नाम सुने होंगे, तो उनका कार्य क्या होता है? देखिए राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य क्या हैं, क्या करते हैं वो? राजनीतिक दल क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं। पहला काम क्या है? चुनाव लड़ना है उनका। दूसरा काम क्या है? सरकार बनाते हैं और सरकार चलाते भी हैं। ठीक है, पहला काम चुनाव लड़ना, दूसरा सरकार बनाना और चलाना। तीसरा कार्य क्या होता है? राजनीतिक दल देश के कानून का निर्माण करते हैं, यानी कि तीसरा कार्य क्या है उनका? कानून निर्माण करना। यानी सरकार बन जाएगी उनकी तो कानून को बनाएंगे। अगला है चुनाव हारने वाले राजनीतिक दल सरकार में विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, यानी कि जो इनकी बहुमत कम होता है वो क्या है? सरकार में विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और अगला है इसमें सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाते हैं, यानी जनता तक पहुंचाते हैं। इसमें आपको बस कुछ याद नहीं रखना, बस 3-4 चीज़ें याद रखना है। पहला काम है चुनाव लड़ना, राजनीतिक दल क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं। दूसरा है सरकार चलाना और सरकार बनाना और चलाना। और तीसरा कार्य है कानून का निर्माण करना। ठीक है, और चुनाव हारने वाले जो राजनीतिक दल होते हैं वो क्या करते हैं? विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले चुनाव लड़ना, दूसरा है सरकार चलाना, बनाना और चलाना, तीसरा है कानून का निर्माण करना, और चुनाव हारने वाले जो राजनीतिक दल होते हैं वो क्या करते हैं? विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। किसकी भूमिका? विपक्ष की भूमिका। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, जेतवा वाला क्वेश्चन है आपका, जो 22 नंबर का है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनके सामने, राजनीतिक दलों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं? तो इसमें राजनीतिक दलों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां, क्या चुनौतियां हो सकती हैं? तो इसमें देखिए पहली चुनौती पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना, यानी पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। दूसरी चुनौती क्या है? दूसरी चुनौती वंशवाद की चुनौती, यानी वंशवाद क्या होता है कि अपने लोगों के, अपने घर परिवार के लोगों को ही लोग चुनाव में टिकट देते रहते हैं। ठीक है, तो ये वंशवाद की चुनौती हो गई। तीसरी चुनौती दलों में खासकर चुनाव के समय, यानी दलों में खासकर काय के समय? चुनाव के समय। तीसरी चुनौती है खासकर चुनाव के समय पैसा और आपराधिक तत्वों की बढ़ती घुसपैठ, यानी पैसे वाले लोगों को क्या टिकट मिल जाता है, अपराधी लोगों को टिकट मिल जाता है। किसके समय? चुनाव के समय। ठीक है, खासकर चुनाव के समय। चौथी चुनौती है पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति। ठीक है, तो ये राजनीतिक दलों की चुनौती है। पहली चुनौती है पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। दूसरी चुनौती वंशवाद की चुनौती। तीसरी चुनौती क्या है? तीसरी चुनौती है पैसा और आपराधिक तत्वों की बढ़ती घुसपैठ। और चौथी चुनौती है पार्टी के भीतर विकल्पहीनता की स्थिति। अब जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका नक्शे वाला है, उसको मैं बाद में पूरा कराऊंगा। और इसमें मैंने आपके मैंने ABCD चारों सेटों के इसमें डाल दिए हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर इसको सभी को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी एक महत्वपूर्ण वीडियो। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभ पहुंचाएगी आपको, और आपको अच्छे से पढ़ाई करना है और आपको अच्छे अंक लाना है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ठीक है, आपको बहुत कड़ी मेहनत करना है, यानी हार्ड वर्क करना है अभी आपकी परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद में भी सेट C और सेट D की वीडियो मैं आपके लिए जल्दी ही लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार, थैंक्स।